हेलो फ्रेंड्स, एचएसएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचटेट पीआरटी 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, मैंने ईवीएस लगभग 2018 से लेकर और 2022 के एग्ज़ाम जितने भी हैं पीआरटी के वो सभी मैं करवा चुका हूँ, और आगे 2023 का जो एक एग्ज़ाम है उसको मैं और करवाने वाला हूँ। तो आई थिंक ईवीएस जो है वो जेबीटी के एग्ज़ाम के लिए और पीआरटी का जो एग्ज़ाम होगा एचटेट के लिए उसके लिए काफ़ी हो गए हैं ये पीवाईक्यू। तो आप ये जितने भी टॉपिक हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से कर लेना। और ईवीएस की मैं एक मैराथन क्लास भी लेके आऊँगा दोस्तों, जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी मैं एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगा। तो आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और यहाँ से एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हर प्रकार के एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलती है। तो एचएसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या न्यू सीईटी का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो आगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, एचटेट और जेबीटी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीरीज़ चली हुई है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 2-4 बातें करते हैं और लास्ट में 2-4 बातें करते हैं, बीच में कोई भी बात हम नहीं करते। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एचएसएससी के जितने भी कैंडिडेट आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन तक इस चैनल को पहुँचाओ, आप इन वीडियोज़ को पहुँचाओ। आप जेबीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक पहुँचाइए, और एचटेट के जितने कैंडिडेट हैं उन तक इस वीडियो को, इन वीडियोज़ को या चैनल को आप पहुँचाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, कंटेंट उतना ही बेहतर आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी बेहतरीन कंटेंट है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे और भी मेहनत की जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, हम शुरुआत करते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो दोस्तों, रॉकेट जो होता है वो मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप में से बहुतों ने आई थिंक साइंस अगर नहीं पढ़ी है तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या बात हो रही है यहाँ पे, और संवेग क्या चीज़ है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप थोड़ा सा इसको खोल के बता देता हूँ। जो संवेग होता है वो मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं। मास क्या होता है? यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान मल्टीप्लाई में वेग यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं वेग। तो द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वेग जो होता है ना वेलोसिटी, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो जो संवेग होता है उसकी अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाए तो केजी मीटर पर सेकंड। अभी ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता कैसे है? तो आपको दोस्तों एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट कार्य कैसे करता है? रॉकेट जो होता है वो कुछ ऐसे होता है जिसमें आपको क्या पता होता है, लास्ट में उसमें फ्यूल टैंक्स होते हैं ऐसे करके। जितने भी फ्यूल टैंक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये फ्यूल टैंक जलता है तो वो ऐसे प्रोपल्शन करता है बैकवर्ड साइड में, और ये रॉकेट जाता है ऊपर की तरफ। फिर क्या करता है, जैसे ही ये फ्यूल टैंक का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये फ्यूल टैंक यहाँ से इसका क्या होता है, वे जो द्रव्यमान है ना वो कम होता जाता है, क्योंकि फ्यूल खर्च हो रहा है, और द्रव्यमान तो क्या होता है, कम होता जाता है, यानी कि मास तो इसका कम होता जाता है। और जितना मास कम होगा ना उतनी ही मात्रा में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक चीज़ जो भारी होती है वो कम गति से चल रही होती है, जब उसका वज़न कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा गति से चलने लग जाएगी, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो नेट अगर मान लीजिए आप कि उसका मास है, पहले उसका मास था 100 किलोग्राम, और इनटू में वेग था उसका 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 1000। जब उसका मास जो है दोस्तों कम होता है मास, तो जब उसका मास रह जाता है 50, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाती है? 20। तो इसका टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और फिर 2 जीरो, यानी कि 1000।
ये होता है कि उसका जो संवेग है ना वो कंजर्व है, यानी कि उसका संवेग है वो संरक्षित है, यानी कि उतनी की उतनी है। ये बोलते हैं हम सिंपल भाषा में, अगर आप समझो कि संवेग जो है वो उतना का उतना है, पहले भी 1000 था अब भी 1000 है। तो फ्यूल टैंक पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा, ऐसे करके फ्यूल टैंक जाते रहते हैं, वजन कम होता रहता है, वेग इसका बढ़ता रहता है, लेकिन जो संवेग है वो उतना ही रहता है। एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटती है, संवेग मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। इसलिए रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। और ईवीएस से दोस्तों इसका नाता इतना क्वेश्चन का नहीं है, साइंस का बैकग्राउंड इसका ज़्यादा लगता है। तो जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मुश्किल आएगा ये आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, किस या किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं। दोस्तों जो सनराइज उद्योग है ना वो कौन से होते हैं, ऐसे उद्योग जो बहुत तेज़ी से यानी कि रैपिड जो ग्रोथ करते हैं, रैपिड ग्रोथ। तो जो रैपिड ग्रोथ करते हैं ना उद्योग, उनको बोलते हैं हम सनराइज उद्योग। तो इनमें से देखते हैं कौन सा उद्योग ऐसा है। लौह और इस्पात उद्योग नहीं, सूचना उद्योग यस, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग नहीं। तो केवल जो बी है ना वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा उद्योग है जो बहुत तेज़ी से गति करता है, तेज़ी से ग्रोथ करता है। और अकेला ही ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे उद्योग है, जैसे अभी हाइड्रोजन फ्यूल जो है, हाइड्रोजन फ्यूल पे काम चला हुआ है और इसकी भविष्य में बहुत ज़्यादा मांग है। तो ऐसा ये उद्योग है, अगर हाइड्रोजन फ्यूल का उद्योग लगता है तो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। फिर है पेट्रोकेमिकल, ये उद्योग भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। स्पेस बहुत तेज़ी से। एक है दोस्तों नॉलेज, अगर नॉलेज का आप कार्य शुरू करते हैं, ज्ञान, तो ज्ञान का जो उद्योग, अगर आप उद्योग ही बोल लेंगे एक प्रकार से, कि जैसे जितने भी कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, जो आप देख सकते हो टीवी पे भी जो नॉलेज की चीज़ें चलती है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान जो है वो सभी को चाहिए। आजकल क्या है, शिक्षित जो विश्व है उसका ज़माना है, शिक्षित संसार का ज़माना है, अनपढ़ का ज़माना आजकल नहीं है, इसलिए ज्ञान भी तेज़ी से ग्रो करता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। और ये भी दोस्तों ये जो ईवीएस में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपको कहीं थोड़ा सा जियोग्राफी लगा लो या फिर इकोनॉमिक्स लगा लो, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इसका बैकग्राउंड लगता है, जियोग्राफी से भी इतना नहीं लगता, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड इसका ज़्यादा लगता है। तो देख लेना एक बार। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए, अफाई, करैत या दुबैया प्रजातियां हैं। देखो भाई, मैंने सुन रखा है कि कॉमन करैत नाम का एक सांप होता है, इसलिए अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता तो मैं इसका जहरीला सांप ही लगाता, और इसका करेक्ट आंसर भी है पॉइजनस स्नेक, क्योंकि मुझे कॉमन करैत का नाम पता है। अफाई का मुझे नहीं पता, दुबैया का भी मुझे नहीं पता, दुबैया का। लेकिन करैत अगर आपने मैक्सिमम ने सुना होगा तो ये किसकी प्रजाति है, जहरीला सांप की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है। तो जो ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस, मैंने ये पहले वीडियो में बताया है कि जो प्लांट और एनिमल टिश्यू होते हैं उनको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर एक्ट करते हैं, उन पर कार्य करते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी जैसा बना देते हैं। एक्चुअली वो मिट्टी ना होकर वो ह्यूमस होती है, और जो कि बहुत ही उपजाऊ यानी कि मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं। ब्रोमीन नहीं करते, क्लोरीन करते हैं दोस्तों। क्लोरीन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्लोरीनेशन, जब वाटर का क्लोरीनेशन करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ब्रोमीन से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड नॉन मेटल, एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड है। ज़्यादातर नॉन मेटल क्या होती है, तो गैसियस होती है, सॉलिड होती है। और धातुएं क्या होती है, ज़्यादातर हार्ड होती है, गैसियस तो धातु होती नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में ये लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर से आपको एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको फिजिक्स या साइंस का बैकग्राउंड से क्वेश्चन लगता है, ईवीएस में पूछ लिया गया है। ईवीएस ऐसा ईवीएस का नाम ले देते हैं, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन,
या फिर आप लगा लीजिए साइंस का, फिजिक्स का क्वेश्चन और बायोलॉजी का क्वेश्चन, ऐसे ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ये घुसा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ईवीएस का जो सिलेबस है वो अलग है, उससे अगर क्वेश्चन आए तो बेहतर होता है। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ फ्यूल। ये जैसे पोल्यूशन होता है ना, अभी पोल्यूशन का जो टॉपिक होता है उसमें पोल्यूशन होता है कई प्रकार के, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फिर आ जाता है केमिकल पोल्यूशन, फिर आ जाता है लैंड पोल्यूशन। और ये जो केमिकल पोल्यूशन होता है ना, उसी में ये रिएक्टर आते हैं कि रिएक्टरों से जो रेडिएशन वगैरह है वो लीक हो जाती है, तो एक प्रकार से कौन सा पोल्यूशन हो जाता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन हो जाता है, तो वो केमिकल पोल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको। तो दोस्तों इसलिए ये पोल्यूशन के अंडर आ जाते हैं, फिर पढ़ने पड़ते हैं चीज़ें भी। तो यूरेनियम होता है जो वो फ्यूल का काम करता है कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इसके अलावा इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं। क्या क्या याद कर सकते हैं आप? पहली चीज़ देखिए, आपको याद करना होता है फ्यूल यूरेनियम हो गया। दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि कैडमियम प्लस बोरोन, ये 2 चीज़ें होती है। इन दोनों का नाम एक साथ याद रखना है आपको। ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, कैडमियम और बोरोन न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तीसरी चीज़ इसमें आपने याद रखनी है D2O बोलते हैं हम हैवी वाटर को। जो H2 होते हैं वो तो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन के एक जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के अप्रूप होते हैं। तो ड्यूटीरियम के साथ जब हम इनको बनाते हैं ना वाटर को, तो ये बन जाता है हैवी वाटर या भारी जल। और भारी जल के साथ आप लगा लीजिए ग्रेफाइट। भारी जल और ग्रेफाइट, इन दोनों को बोला जाता है न्यूट्रॉन मंदक। यानी कि क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन को मंदा कर देते हैं, और मंदा करने के बाद फिर ये क्या करते हैं, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्यों करना पड़ता है, जब भी एक रिएक्शन होती है ना, न्यूट्रॉन को एक टकराता है जब दूसरे उस पार्टिकल से, तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं आगे। 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को मंदा करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर आगे 1 न्यूट्रॉन फिर चलता है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये कंट्रोल चेन होती है। यदि आपने इसको मंदा करके और एब्जॉर्ब नहीं करवाया, तो ये 3 आगे फिर क्या करेंगे, ये जब टकराएंगे तो आगे ये फिर 3 प्रोड्यूस करेगा, और ये 3 फिर आगे प्रोड्यूस करेगा, और फिर ये आगे 3 प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही करके फिर ये 3 प्रोड्यूस करेगा, ये 3 प्रोड्यूस करेगा, ऐसे करके ये 1, 3, 27, 81 ऐसे करके मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और इसको बोलेंगे हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी तो दोस्तों क्या होगा, एक ऐसा विस्फोट होगा जो नहीं रुकेगा और ज़्यादातर पूरे पूरे शहर को भी ख़त्म कर देता है। इसीलिए जो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, किस में होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं हम एटम बॉम्ब। तो दोस्तों इसी के साथ आपने क्या करना, देखिए यूरेनियम याद रख लिया, कैडमियम का और बोरोन का यूज़ है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में, D2O भारी जल और ग्रेफाइट का मंदक के रूप में। साइंस में भी काम आएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन द लेक्स द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं होता, रिवर्स कहीं होती है जिसमें से नदियाँ भी निकलती हैं, और कई रिवरों में, कई झीलों में नदियाँ आके गिरती है, और बारिश का पानी उसमें से इवेपोरेट होकर बारिश का पानी भी बन जाता है, ऊपर चला जाता है पानी। और कई बार बारिश होती है तो लेक्स में पानी आता भी है। तो यह तो ऐसा तो नहीं है कि कांस्टेंट ही रहेगा। अंडरग्राउंड वाटर रिमेन कांस्टेंट, ऐसा भी नहीं है, हर रोज़ ही जो ग्राउंड वाटर है उसमें से बहुत सारा पानी निकाला जाता है। इन द सीज एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे वर्ल्ड का जो वाटर है ना वो कांस्टेंट है भाई। किसी भी एक नदी का, झील का, समुद्र का हम पानी नहीं बता सकते कि कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ से अदला बदली पानी की होती रहती है, वाटर उड़ता रहता है सूर्य की धूप में, बारिश कहीं और जाके बरसती है तो वो पानी कहीं और शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी पृथ्वी से बाहर नहीं जाता पानी। तो इसलिए पूरे जो विश्व में जो जल की मात्रा है वो तो नियत ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं।
दोस्तों सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन जो धातु होती है उसका उपयोग हम करते हैं सोलर सेल बनाने में। और साथ ही सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ और कहाँ पे होता है, जो चिप होती है ना, चिप किसको बोलते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, वहाँ भी इनका यूज़ होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन था जिसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए मशरूम का एक क्वेश्चन आया था हमारा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि मशरूम जो है ये स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर यानी कि मुर्दाखोर, जबकि उसमें ऑप्शन में था केंचुआ। तो दोस्तों स्कैवेंजर मशरूम को हम क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर बोलेंगे। उसमें हमने मशरूम को हमने आंसर दिया था कि ये स्कैवेंजर है, जबकि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्कैवेंजर नहीं है, और हमने आंसर दे दिया था मशरूम को। तो जबकि मशरूम क्या है, स्कैवेंजर है दोस्तों। केंचुआ एक स्कैवेंजर या मुर्दाखोर नहीं है। उसका राइट आंसर होना चाहिए था डी। लेकिन एचटेट की जो आंसर की थी उसमें दोस्तों उस टाइम 2018 की आंसर की उठा के देखना आप, उसमें उन्होंने मशरूम ऑप्शन ए को करेक्ट माना था। इसलिए दोस्तों मुझसे भी गलती हुई वो कि मशरूम को मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया। लेकिन एक क्वेरी आई थी उसके बारे में और मैंने भी उसको जब चेक किया तो पाया कि मशरूम जो है वो स्कैवेंजर होती है, जबकि केंचुआ स्कैवेंजर नहीं होता। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, और जो वहाँ पे मिस्टेक हुई उसके लिए आपको मैं सॉरी बोलता हूँ। तो केंचुआ इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई प्रजातियां बन जाती है यदि जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, ये भी सही। आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो, ये गलत है। नई प्रजातियां या न्यू स्पीसीज केवल तभी बनती है जब डीएनए में या क्रोमोसोम में चेंज हो, तभी नई प्रजातियों का बनना होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए और बी? तो ओनली ए एंड बी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है? दोस्तों आयोडीन, आपको पता है कि आयोडीन खाने से थायरोक्सिन जो ग्लैंड है वो सही रहती है और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। यदि आयोडीन कम मात्रा में खाया जाता है तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। आप सभी को ये पता होगा क्योंकि बहुत बार ये छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है और टीवी में भी कई बार दिखाया जाता है कि आयोडीन जो है वो ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन ज़्यादा मात्रा में आयोडीन भी ज़रूरी नहीं है और कम मात्रा में भी ज़रूरी नहीं है। आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा नामक रोग हो जाता है, ये जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। मीथेन गैस से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पैडी फील्ड होते हैं, धान का खेत होता है, धान का खेत, वहाँ से कौन सी गैस निकलती रहती है? तो धान के खेत में जो दोस्तों आपने बताना है मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों ही LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस के क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। और दोस्तों साथ ही LPG जो गैस होती है उसके अंदर स्मेल के लिए कौन सा पदार्थ होता है? स्मेल के लिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इथाइल मरकाप्टेन, इथाइल मरकाप्टेन आपने आंसर देना है। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सिगरेट होती है आप इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेना। आई थिंक ये इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। सिगरेट की स्पेलिंग देख लेना, मिसस्पेल्ड में कई बार पूछी जाती है। हम लिखते हैं इसको देखिए हिंदी में ही, क्योंकि मैं गलत नहीं लिखना चाहता यहाँ पे। तो सिगरेट जो है, सिगरेट के अंदर बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो चीज़ें होती है सिगरेट के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1984 के अंदर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी। और एग्जैक्ट डेट अगर देखें तो 2 से 3 दिसंबर की डेट वहाँ पे आती है, आप इसको एक बार चेक करना।
2-3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी जिसके कारण हज़ारों लोग मर गए थे? तो उस समय हुई थी दोस्तों MIC, आप याद रखना MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ये गैस हुई थी उस समय रिलीज। तो ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से करना। एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, ये क्वेश्चन आता है, इन गैस को क्या बोलते हैं? देखिए CO प्लस H2, इस गैस को बोलेंगे जल गैस, वाटर गैस या जल गैस। फिर देखिए आप CO प्लस N2, इस गैस को बोलेंगे हम सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक, जो सिंथेसिस करने में मदद करती है, सिंथेटिक गैस बोल लेंगे उसको। तो सिंथेटिक गैस जो नाइट्रोजन होता है उसको बोल लेंगे आप सिंथेटिक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और जल गैस CO प्लस H2, इसमें कई बार क्या दे दिया जाता है, CO प्लस H2O दे दिया जाता है, लेकिन H2O फिर हम सोचते हैं कि जल गैस तो यही होगा क्योंकि इसमें जल है, ऐसा नहीं है। जल गैस होती है CO प्लस H2। अभी ये 56-57 के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी इन द सेलुलर प्रोसेस। तो जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर जो एनर्जी के लिए जो करेंसी होती है उसको बोलते हैं हम ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर। और जो पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, इसको आप ध्यान से देखना कि पावर हाउस ऑफ सेल का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है साइंस में। और यहाँ पे देखिए एल्वियोली क्या होती है, हम हमारी जो एयर की पाइप होती है ना जिसमें से हम श्वास लेते हैं, वो जाके आगे किस में टूट जाती है? ब्रोंकिस में टूट जाती है, ब्रोंकिस आगे छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में, और फिर वो आगे एल्वियोली में टूट जाती है। तो एल्वियोली के बाद जो लास्ट होता है एल्वियोलर सैक होता है, वहाँ से आदान प्रदान होता है गैसों का। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट एल्वियोलर सैक से जो जुड़ी होती है उन्हीं को हम एल्वियोली बोलते हैं। DAP एक फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कार्बन चक्र में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड में की उपस्थिति होती है, वाटर की उपस्थिति होती है, प्लस उसके अंदर सनलाइट की उपस्थिति होती है, और क्लोरोफिल, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज प्लस O2 रिलीज होती है। आपको पता है यहाँ पे कार्बन यूज हो गया। जब श्वसन यानी कि जब श्वास लिया जाता है उसमें भी क्या होता है, पौधा हम जो करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे क्या करते हैं CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस श्वसन में भी किसका यूज हो गया? कार्बन का यूज हो गया। जीवाश्म ईंधन का जलाना, तो जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं दोस्तों वो बिना कार्बन के तो होते ही नहीं है, कोयला हो या पेट्रोलियम उसमें कार्बन जरूर होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपीरेशन की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन का प्रयोग नहीं होता। ट्रांसपीरेशन क्या है? प्लांट होता है जो, और प्लांट की जो पत्ती होती है, सनलाइट की जो प्रेजेंस होती है, जब स्टोमेटा इसके छिद्र होते हैं खुल जाते हैं और उसके अंदर से एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा गैसेस को ये बाहर निकालता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और इसमें कार्बन का कोई यूज़ नहीं होता है। वाटर जब निकलता है तो H2O, इसमें कार्बन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? दोस्तों जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है हैजा, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है? बैक्टीरिया जनित है। एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया जनित है। इन्फ्लुएंजा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा क्या होता है दोस्तों? वायरस से रोग होता है ये। और इन्फ्लुएंजा आपको पता होना चाहिए कि क्या रोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से नाक में, थ्रोट में, जो गला होता है उसमें, और लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है, और इरिटेशन होती है पूरी इसमें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? जैव निम्नीकरण का वर्ग पूछा है, तो घास, पुष्प और चमड़ा। यस, घास, कास्ट और कांच। कांच जैव निम्नीकरण नहीं होता। आपको बता दूं जैव निम्नीकरण क्या है। देखो बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेड यानी कि उसको जो घटा दे, अब घटक जो गठन कर दे उसका, तो बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण यानी कि वो क्या है, किसी जीव का पार्ट है और उसको ख़त्म किया जा सकता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है।
जैसे कि कांच है, इसमें जीवन नहीं होता, ना ही कभी ये जीवन का पार्ट था, तो कांच क्या है, ये डिग्रेड नहीं हो सकता। जबकि देखिए यहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी डिग्रेड नहीं हो सकता। फलों के छिलके, केक और नींबू रस ये क्या थे, कहीं कभी न कभी जीवित किसी भी पदार्थ के पार्ट थे। और अब ये जैव निम्नीकरण है, यानी कि इनको अपघटक क्या कर देते हैं, इसको अपघटित कर देते हैं और ये ख़त्म होकर मिट्टी मिल जाते हैं। आपको चमड़े में डाउट हो सकता है, तो चमड़े के लिए बता दूं कि यस, जो लेदर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो राइट आंसर होगा ए वाला और सी वाला। तो ए और सी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जो जूट होता है ना, पटसन, इसको बोलते हैं सुनहरा रेशा। इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है। तो सही मिलान में देखिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमने बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत वीडियोस में हमने पढ़ लिया है यहाँ पे कि ओजोन का अक्षय होता है। ये इसके लिए दो प्रोटोकॉल वो भी हुए थे, सम्मेलन भी हुए थे, एक तो वियना सम्मेलन और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। CO2 जो होती है वो हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण होता है। N2 सर्वाधिक उपलब्ध गैस होती है, 78% इसकी उपलब्धि है। और उपलब्धता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस है, विषैली गैस है। तो आप मिला के देख लीजिए, ए जो है उसको फोर्थ से मिलाना है, ए को फोर्थ से, तो इसका मतलब फोर्थ आंसर इसका हो गया करेक्ट, 137 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क व्यक्ति में RBC का निर्माण होता है। तो जो वयस्क होता है, जो अडल्ट ह्यूमन होता है, तो बोन मैरो के अंदर RBC का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो मेटल होती है। और अस्थि मज्जा कहाँ पे होता है, जो बोन मैरो, तो बोन यानी कि हड्डी, हड्डी के अंदर जो खोखला पार्ट है वहाँ पे बोन मैरो होता है, वहीं पे RBC का निर्माण होता है अडल्ट के अंदर। और अगर छोटे बच्चे की बात करें तो स्प्लीन, यकृत के पास जो स्प्लीन होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये पूछा गया है कि राज्य और जल संरक्षण की विधि। तो दोस्तों आपने एक विधि, खादिन जो विधि है ना, खादिन, तो छोटी क्लासों में आई थिंक 9th क्लास में ये थी, इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर जियोग्राफी के अंदर हो सकती है। तो खादिन विधि कहाँ पे थी, राजस्थान के अंदर है। दूसरी महाराष्ट्र की विधि बंधारस, ये भी हमने पढ़ रखी है। अगर आपको ये दो भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे यहाँ से। बाकी आप देखिए ऑप्शन में ए जो है वो करेक्ट हो गया फोर्थ के साथ, तो ए फोर्थ के साथ यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर बी बंधारस, बी थर्ड यहाँ पे हो गया, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। और फिर सी का देखिए, सी जो है वो फिफ्थ के साथ है, सुरंगम, केरल में सुरंगम है। तमिलनाडु के साथ जाइए आप, एरिस, और बिहार में पाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, 140, स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है दोस्तों, कि एक जगह आपने जंगल को साफ़ किया, वहाँ पे खेती की, जब उसकी उपजाऊ जो क्षमता है वो कम हो जाती है, फिर वहाँ से छोड़ दिया, दूसरी जगह जंगल को साफ़ किया और वहाँ पे खेती करने लगे, ये स्थानांतरित कृषि होती है। इसको हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं स्प्लैश एंड बर्न। तो इसको हम ब्राज़ील में क्या बोला जाता है, रोका बोलते हैं, ROCA, रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, धावन सोडा का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को आप कैसे लिखोगे, सोडियम Na2CO3, और कई जगह आपको मिलेगा .10H2O, क्योंकि 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर भी इसके साथ होते हैं। तो पूरा फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का ये Na2CO3 10H2O। साथ में आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका क्या फार्मूला होता है, NaCl। इसको बोलते हैं आप टेबल साल्ट, जो टेबल पे हम साल्ट यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट, या फिर कॉमन साल्ट, या फिर आप इसको बोलते हैं साधारण नमक। कॉमन साल्ट जो हो गया साधारण नमक, हिंदी में भी आप इसको नमक लिख सकते हैं। और साइंटिफिक नाम इसका सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट या नमक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, NaHCO3। कई बार आपको नाम ना देकर ऐसे फॉर्मूला दे देता है, तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। देखिए Na2CO3 ये तो हो गया
धावन सोडा जो कपड़े धोने का होता है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। धावन मतलब धोने का, कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा इसको बोलेंगे। तो और जो होता है खाने का सोडा, ये होता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, दो इसके नाम होते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। यहाँ पे आप अंतर क्या देख सकते हैं, इसमें NaCO3 है, इसमें भी NaCO3 है। इसमें H लगा हुआ है, इसमें 2 लगा हुआ है। तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा हो गया। NaH जिसमें H आ गया, अब H को मान लीजिए आप कि H कोई खाने की चीज़ है, तो इसमें आपको क्या मिल गया, H इसमें मिल रहा है, तो ये खाने का सोडा होता है। फिर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। इसके अलावा आप एक दो फॉर्मूले और देख सकते हो, जो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आई थिंक हिंदी में ऐसे ही लिखा जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसके अलावा आपको एक दो फॉर्मूले क्या देखने होते हैं, देखो CaSO4.12H2O, अगर ये फार्मूला आपके पास आ जाए, और दूसरा CaSO4.2H2O जिसमें होता है वाटर 2H2O, इसको बोला जाता है जिप्सम, जो लवणता युक्त मिट्टी को ठीक करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और जिसमें हाफ H2 होता है, ये होता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले एक बार आप याद रख लेना, EVS में भी क्वेश्चन आ सकता है, साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों क्लोरोफिल के अंदर मैंने बहुत बार बोला है आपको कि मैग्नीशियम धातु मिलती है, कोबाल्ट B12 विटामिन के अंदर, लोहा किसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर। और देखिए ये क्वेश्चन है ना, थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, तीसरी बार, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो HTET के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन कितनी बार सेम टॉपिक से और सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो HTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर प्रकार के HTET के लिए, या चाहे वो PRT हो, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो JBT का दोस्तों पहले एग्ज़ाम हुआ था उसको भी मैं एक बार करवाऊंगा आपको। तो JBT का जो एग्ज़ाम हुआ था, JBT के एग्ज़ाम के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी देखिए क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था ब्रोमीन का, मैंने जब बताया था। तो अधातु द्रव जो है, अधातु द्रव अधातु कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन। साथ में आपको पता होना चाहिए कि अगर धातु पूछ ले तो क्या आंसर दोगे, तो धातु होगी Hg यानी कि पारा, या इसको बोल सकते हैं आप मरकरी। ये जो है ये धातु होती है। ये जो मरकरी आप देख रहे हो ये मेटल है जो लिक्विड है, और ब्रोमीन है ये नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय जिसको नवीकरणीय रिन्यू किया जा सकता है, जिसको पेट्रोल बन गया भाई, पेट्रोल धरती के नीचे बना हुआ है, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि कई हज़ार साल लग जाएंगे। कोयला, उसको भी रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसमें भी कई हज़ार साल लग जाएंगे। और जो पेट्रोल होता है, जहाँ पे पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोल के ऊपर ही नेचुरल गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, या पेट्रोलियम गैस पाई जाती है, तो इसको भी रिन्यू नहीं किया जा सकता। जबकि फॉरेस्ट जो है उसको कुछ सालों के अंदर रिन्यू हम कर सकते हैं, क्योंकि जो एक पेड़ होता है वो 5, 7, 10 साल में बड़ा हो जाता है, तो फॉरेस्ट को हम रिन्यू कर सकते हैं, इनको रिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, तो आंसर है केंचुआ, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल उदाहरण किसका है। अमरबेल जो है वो दोस्तों दूसरे जीव पर रह सकती है, तो इसका आंसर होगा परजीवी, यानी कि पैरासाइट है ये, परजीवी।
दूसरों पौधों पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है ये सारी की सारी, इनका योगदान सबसे ज़्यादा किसका है ये बता रखा है इसमें। तो सबसे पहले देखिए आप, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर जो योगदान होता है वो मीथेन गैस का होता है, CH4 का। तीसरे पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर NO2 ये होता है। तो ये क्रम देख लो आप किस में है। CO2 है यहाँ पे, ये तो यहाँ से नेगलेक्ट हो गई। CO2, CH4, CFC ये करेक्ट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी, आप कनेक्ट करना को पृथ्वी से, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। और 22 जो मई होता है, 22 मई जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ये आपने तीनों याद करने हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस अक्षमता की SI इकाई है। लेंस की जो पावर ऑफ लेंस है उसकी SI इकाई होती है डायप्टर। आप याद रखना, इसको बोलते हैं डायप्टर। अब जो डायप्टर है वो क्या होता है, SI यूनिट होती है पावर की, और पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर को कैसे निकालते हैं, 1 फोकल लेंथ। जबकि फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर के अंदर। आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है कई बार कि जो फोकल लेंथ होती है उसको हम, उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग समय का DNA रखता है। समय का DNA कौन सा कोशिकांग रखता है, तो दोनों रखते हैं, सेकंड और थर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और लवक के अंदर भी होता है। तो कोशिका जो होती है, जो सेल होती है, इससे आपको 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के से कोई सा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, समय का DNA रखता है। और प्लास्टिड जो होता है ये भी समय का DNA रखता है। दूसरा क्वेश्चन होता है लाइसोसोम का। ये जो लाइसोसोम दिख रहे हो आप ऊपर, इसका क्या क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम होता है सुसाइड बैग, सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्मघाती थैली। कोशिका को समय अगर ये फट जाए तो कोशिका को ही ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम। एक्चुअली इसके अंदर जो केमिकल होता है ना, वो कोशिका में पाचन डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जैसे हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिन एसिड है ना, HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड, तो वो क्या होता है दोस्तों, अगर आप उसको देखो, उसकी pH है ना 2 से 3 के बीच में मिलती है, बहुत कम, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। लेकिन अगर वो पेट के अंदर है तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अगर वो बाहर आएगा तो एसिडिटी करेगा। अगर वो उतनी ही pH का एसिड हम अपने हाथ पे डाल ले तो वो हाथ को जला सकता है। लेकिन हमारे अंदर है, उसमें ऐसी लेयर बनी हुई है हमारे स्टमक के अंदर की उस एसिड से कोई असर इतना नहीं होता हमें। अगर वो लेयर ख़त्म हो जाए तो हमें अल्सर वगैरह हो जाता है, फिर काटना शुरू कर देता है वो स्टमक को। तो ऐसा ही होता है, इसके अंदर जो केमिकल होता है वैसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब ये फटती है तो पूरी कोशिका को कोई ख़त्म कर देता है, इसलिए सुसाइड बैग बोलते हैं इसको। अलग से क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री की, प्रोटीन फैक्ट्री सेल की, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और गोल्जी अपरेटस को यातायात प्रबंधक बोलते हैं। अलग से 1-2 क्वेश्चन और है, जैसे जाइलम, जाइलम और फ्लोएम जो है, ये 2 टिश्यू होते हैं, इनका कुछ पूछा जाता है। फ्लोएम को आप याद रखो फूड से, और जाइलम को याद रखो आप जल से। जाइलम जो है प्लांट्स के सभी पार्ट में जल को लेके जाता है, और फ्लोएम जो है जो प्लांट के सभी पार्ट में फूड को लेके जाता है। तो दोस्तों ये थे EVS के 30 क्वेश्चन 2019 के HTET में पूछे गए थे। और इस HTET में दोस्तों आपको ये जो EVS के 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का या फिर साइंस का। और साइंस में भी बायोलॉजी और फिजिक्स का आपको बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मिले जुले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और हमने इसमें से 2-4 बातें फालतू करी है, तो 50+ क्वेश्चन हमने से यहाँ से इस वीडियो से कवर करे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुँचाओगे दोस्तों आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये है
कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप HSSC ट्रिक्स के नाम से सर्च कर सकते हैं या पेपर पास ट्रिक्स के नाम से सर्च करेंगे, जो भी मिलेगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर पास ट्रिक्स क्योंकि पहले PPT एजुकेशन इस चैनल का नाम था, मैंने अभी चेंज किया है तो HSSC ट्रिक्स रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन थे, वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्ज़ाम के लिए आप लगातार तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा।